हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवों के क्रमिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था और उनका जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के श्रूसबरी श्रोप्सर के एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रॉबर्ट वेरिंग डार्विन था जो एक सफल डॉक्टर थे और उनकी मां का नाम सुजैना वेजवुड था। चार्ल्स डार्विन की उम्र जब महज 8 वर्ष की थी उसी समय उनकी मां का देहांत हो गया था। इसके बाद उनके लालन पालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके पिता और उनकी बड़ी बहन ने उठाई। अपनी आत्मकथा में चार्ल्स डार्विन लिखते हैं कि महज 8 वर्ष की उम्र में वो कीट पतंगों को जमा करने में बहुत रुचि दिखाते थे। इसके लिए वो जीवित नहीं बल्कि मृत कीड़ों को जमा करते थे, क्योंकि उनकी बहन ने उन्हें बताया था कि केवल संग्रह के लिए कीड़ों को मारना ठीक बात नहीं है। बड़े होने पर भी दुर्लभ कीड़ों के संग्रह का प्रेम खत्म नहीं हुआ। कीट पतंगों के प्रति उनकी रुचि और प्रेम को दर्शाती एक रोचक घटना का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। वो लिखते हैं कि बचपन में उन्हें एक ही जगह पर 3 दुर्लभ कीट दिख गए। वो किसी भी हाल में इन कीटों को भागने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने झट से 2 कीटों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और तीसरे कीट को जल्दबाजी में उन्होंने अपने मुंह में दबा लिया। तभी मुंह वाले कीट के शरीर से कोई तीखा द्रव निकला, जिस कारण से उन्हें मुंह वाला कीट थूकना पड़ा और वो भाग गया। कीट पतंगों को जमा करने के अलावा उन्हें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को जमा करने और रसायन शास्त्र के मज़ेदार प्रयोगों को करने में खूब मज़ा आता था। चार्ल्स के पिता उन्हें अपनी तरह एक सफल डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर चार्ल्स थोड़े नाजुक मिजाज के थे। 16 साल की उम्र में जब आयुर्विज्ञान की पढ़ाई के लिए उन्हें एडिनबरा विश्वविद्यालय भेजा गया तो वहाँ पर उन्होंने 2 दर्दनाक ऑपरेशंस को अपनी आंखों से देखा। दर्दनाक इस दृष्टिकोण से कहा जा सकता है क्योंकि उस समय तक शल्य चिकित्सा वाले मरीजों को बेहोश करने के लिए किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और पूरे होश हवास में ही उनका ऑपरेशन किया जाता था, जो बड़ा पीड़ादायक होता था। इन 2 ऑपरेशंस को देखकर चार्ल्स ने अपने डॉक्टर बनने का विचार त्याग दिया और 1828 में उन्होंने एडिनबरा विश्वविद्यालय छोड़ दिया और इसके बाद अध्यात्म शास्त्र की पढ़ाई के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाकर भी उन्होंने अपने विषय में सिर्फ इतना ही ध्यान दिया कि वो परीक्षा में सफल हो जाए और उन्हें डिग्री मिल जाए। कॉलेज में अपनी अध्यात्म शास्त्र की पढ़ाई के दौरान उन्होंने कॉलेज के वनस्पति शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र के शिक्षकों से दोस्ती कर ली थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और 1831 में उनके जीवन में एक बड़ा फैसला लेने का मौका आया। इसी साल HMS बीगल नाम के समुद्री जहाज को पूरी दुनिया की वैज्ञानिक यात्रा पर जाना था, जिसमें एक प्रकृति वैज्ञानिक की ज़रूरत थी। ये पूरा सफ़र कैप्टन फिट्जरॉय की देखरेख में पूरा होना था। इसी काम के लिए कैम्ब्रिज के इनके 2 दोस्तों ने इस पद के लिए चार्ल्स का नाम सुझाया और इस तरह चार्ल्स डार्विन को 5 साल के इस लंबे वैज्ञानिक सफर का प्रस्ताव मिला। शुरू में चार्ल्स के पिता इस लंबे सफर पर अपने बेटे को भेजने के लिए तैयार नहीं थे, पर चार्ल्स की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने अपने बेटे को इस लंबे सफर पर जाने की इजाजत दे दी। इस जहाज में सफर सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जिसमें चार्ल्स डार्विन का काम था अलग अलग प्रजाति के जीवों का जीवाश्म यानी फॉसिल इकट्ठा करना। इस सफ़र के दौरान चार्ल्स ने दुनिया के अलग अलग जीवों के बारे में खूब तजुर्बा किया। उन्होंने अनेक विलुप्त जीवों के अवशेष जमा किए और इन अवशेषों की वर्तमान में जीवित जीवों से तुलना की। गैलापैगोस द्वीप समूह पर इन्होंने कछुओं, इगुनाओं और प्रवालों का अध्ययन किया। इन जीव जंतुओं को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ उन्होंने इतना बड़ा कछुआ देखा जिस पर वह खुद सवार हो गए। चार्ल्स ने जब एक द्वीप में रहने वाले जंतुओं की तुलना दूसरे द्वीप में रहने वाले जंतुओं से की तो उन्होंने पाया
कि ये जीव आकार, रंग और बनावट में एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर चार्ल्स को अपना विकासवाद का सिद्धांत पेश करने में मदद मिली। इसके अलावा उन्होंने अपने इस लंबे सफ़र के अनुभवों को अपनी किताब वॉयेज ऑफ बीगल में भी लिखा है। चार्ल्स डार्विन का ये सफ़र 1831 से 1836 तक चला। अपने इस लंबे सफ़र से प्राप्त अनुभवों और अपने गहन अध्ययन के आधार पर तथा थॉमस रॉबर्ट माल्थस के विचारों से प्रभावित होकर डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की रचना तो अपने मस्तिष्क में कर ली, पर उनका ये सिद्धांत बाइबल में उल्लेखित बातों से मेल नहीं खाते थे और उस दौर में यूरोप तथा इंग्लैंड के समाज में बाइबल के विरुद्ध कोई भी सिद्धांत स्वीकार्य नहीं था, यहाँ तक कि दंडनीय था। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने 20 वर्ष से अधिक समय तक अपना ये सिद्धांत प्रकाशित नहीं करवाया। इसी दरमियान विवाह के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने 1839 ईस्वी में एम्मा वेजवुड नामक महिला से विवाह कर लिया। 1858 के आसपास अल्फ्रेड रसेल वेलेस नाम के एक प्राकृति वैज्ञानिक ने चार्ल्स डार्विन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विकासवाद के बारे में अपनी वैसी ही राय जाहिर की जैसी राय डार्विन की थी। डार्विन और वेलेस ने 1858 में संयुक्त रूप से अपना रिसर्च पेपर पेश किया। इसके बाद 1859 में इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित करवाई। इस किताब का पहला एडिशन छपते ही बिक गया। इस पुस्तक में उन्होंने अपने पास जमा नमूनों के आधार पर इस बात का सबूत दिया कि आज के जीवों के अनेक रूप किसी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। डार्विन ने यह भी बताया कि जीवन के संघर्ष में केवल उपयुक्त जीव ही जीवित रह पाते हैं और दूसरे मर जाते हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि एक ही पूर्वज से पैदा हुए जीव वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे बदलते गए और आज की शक्ल में आ गए। इस किताब के छपते ही तहलका मच गया, क्योंकि इसमें जीवों की उत्पत्ति के बारे में पहले से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं का खंडन किया गया था। हालांकि बाद में इस किताब में दर्ज विचारों को उस समय के बड़े वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान स्वयं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को फॉलो करता है, यानी जब कोई नया और ज़्यादा बेहतर सिद्धांत किसी और वैज्ञानिक द्वारा पेश किया जाता है तो वो पुराने सिद्धांत को विस्थापित कर देता है। वर्तमान में कई ऐसे बड़े वैज्ञानिक भी मौजूद हैं जो चार्ल्स डार्विन की इस थ्योरी से हटकर अपनी राय रखते हैं और डार्विन के इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। निरंतर परिवर्तनशील विज्ञान में जहां नए सिद्धांत पुराने सिद्धांतों को विस्थापित कर रहे हैं, वहीं डार्विन का ये सिद्धांत 150 सालों से भी ज़्यादा समय से टिका है और कब तक टिका रहता है ये समय के गर्भ में छुपा है। डार्विन ने कई और किताबें जैसे द वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स और डिसेंट ऑफ मैन आदि लिखी हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। विज्ञान के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले इस महान वैज्ञानिक का 19 अप्रैल 1882 को 73 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के डॉन केंट में देहांत हो गया और इन्हें वेस्टमिनिस्टर एब में सर आइजक न्यूटन की कब्र के करीब ही दफन किया गया। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।